मैं कल क्या हुआ, कल मैंने ये वीडियो बना ली थी, लगभग स्लाइड्स कंप्लीट कर दी थी, 40 मिनट की वीडियो बन गई जो मेरा पीसी अचानक से शट डाउन हो गया। एनीवेज आज से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर शट डाउन होता है तो दोबारा से बनानी पड़ेगी सब। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में 2 टॉपिक्स हैं, उसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा बुक का, जो कि हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। एक दो दिन शायद उसमें लगेगा, मे बी मंडे को या ट्यूसडे को वीडियो आ जाएगी। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसमें इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसको समझाने 10 मिनट लगेंगे, वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा फिर, तो फिर इतना देखने में भी वो सही नहीं लगेगा। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं आज, सोशियोलॉजी और अदर डिसिप्लिन, है ना। उसके अंदर है आपका मिल्स का है प्रैक्टिकलिटी और ब्यूरोक्रेटिक एथोस, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। और मिल्स का यूज़ ऑफ हिस्ट्री की हिस्टोरियन का टास्क क्या होता है सोशियोलॉजी के अंदर। फिर सोशियोलॉजी एंड रियलिटी भी एक टॉपिक है कि सोशियोलॉजी रियलिटी को कैसे देखती है। मिल्स का एक ह्यूमन वैरायटी यानी कि मानवीय विविधता, और वोमेन का वैल्यूज़ एंड एक्शंस। तो ये लगभग कल हो गया था वोमेन का, फिर वो मेरा पीसी शट डाउन हो गया, तो आज दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम सोशियोलॉजी में मिल्स प्रैक्टिकलिटी एंड एथोस। सोशियोलॉजी में ना 2 प्रॉब्लम्स है ना। 2 प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। एक प्रॉब्लम तो है सोशियोलॉजी के अंदर पर्सपेक्टिव की, दूसरी प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव की। पर्सपेक्टिव क्या है, व्यू पॉइंट की, आप किसी चीज़ को किस जगह से खड़े होकर देखते हो। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कि गिलास, यानी कि आप किस चश्मे को पहन के किसी चीज़ को देखते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने ले लें, ये एक पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे सन निकलता है, सन, है ना। तो यहाँ से ये थोड़ा 3D में आप समझना कि ये थोड़ा आगे है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो उसको तो सन दिखेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो मान लो उसके लिए सन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये तो हो गया व्यू पॉइंट कि यहाँ से देखने पर सन बहुत इम्पोर्टेंटली दिख रहा है, और यहाँ से देखने पर सन उतना नहीं दिख रहा है, उतना व्यू नहीं आ रहा है सन का, ठीक है। फिर दूसरा है कि मान लो अगर इसने कोई ग्लास लगाया हुआ है जैसे कि ब्लैक कलर का, तो उसको थोड़ा ब्लैकिश एनवायरनमेंट नज़र आएगा। इसने ग्लास लगाया है कोई ग्रीन कलर का, तो इसको थोड़ा ग्रीनिश एनवायरनमेंट नज़र आएगा। तो वो ये जो ग्लास है यही है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव है एक तरीके से, सब्जेक्टिविटी, कि हम अपनी ग्लास से देख रहे हैं चीज़ों को, और ये जहाँ पे खड़ा है उसको हम लोग कहेंगे पर्सपेक्टिव। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है सोशियोलॉजी के अंदर। अब देखो कैसे ये प्रॉब्लम्स है कैसे एक्चुअल में, मतलब हम लोग इनको क्यों मानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो पर्सपेक्टिव का क्या है कि प्रॉब्लम इज़ दैट सिलेक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। अब एक आप कल को अगर स्टडी करोगे तो कोई ना कोई एक सोशल प्रॉब्लम सेलेक्ट करोगे, है ना। तो वो हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो लेकिन किसी और के लिए अनइम्पोर्टेंट हो, है ना। फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करते हो फेमिनिज्म पढ़ने के लिए, तो कि उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर सोसाइटी उसके अंदर कैसे फंक्शन करती है। तो हो सकता है आपके लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो लेकिन किसी और ग्रुप के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम ये है कि इंटरनलाइज्ड वैल्यू, यानी कि वो जो सोशल साइंसेस ऑब्जेक्टिविटी के साथ होती हैं, लेकिन ये हमारी इंटरनल जो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बनी हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं वे ऑफ रिसर्च, जो हमारा रिसर्च करने का तरीका है, उसको प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कभी कभी बहुत अनकॉन्शियसली हम भी कहीं ना कहीं मेल सुपीरियोरिटी या फिर फीमेल सुपीरियोरिटी लेकर चलते हैं, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ सब, क्योंकि आजकल जो फेमिनिज्म आ गया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे वे ऑफ रिसर्च को भी अफेक्ट करे। तो इसलिए 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स है पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। समझ गए, पर्सपेक्टिव यानी कि हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, और ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम है यानी कि ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने की जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि हम कहीं उसको अपने इंटरनल वैल्यूज से ना देख रहे हो। तो अब क्या है कि सोशल प्रॉब्लम इज़ ओनली इफेक्टिव स्टडी, सोशल प्रॉब्लम की स्टडी तभी इफेक्टिव हो सकती है जब उसको बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ के पढ़ा जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ यानी कि अपनी वैल्यूज़ में टकराव, यानी कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है,
जिसको आपको स्टडी करना है, या फिर कोई भी सोसाइटी है, आप इस अलग सोसाइटी से आते हो, है ना, वो इस अलग सोसाइटी से आते हैं। मान लो ये वेस्टर्न सोसाइटी है और ये ईस्टर्न कोई सोसाइटी है ना। तो अब दोनों अलग अलग आते हैं, लेकिन जब अगर ये वेस्ट वाला ईस्ट को स्टडी करने जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ होगा, क्योंकि इस सोसाइटी की वैल्यूज़ V1 अलग है और इस सोसाइटी की वैल्यूज़ V2 अलग है। तो अगर इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो हो सकता है कि कुछ फाइंडिंग्स को ईस्टर्न सोसाइटी को नज़रअंदाज भी कर दे, मतलब हटा दे अपने उससे। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है एक। तो अगर ये नहीं होगा तो जो सोशियोलॉजिकल स्टडी की जा रही है वो कहीं ना कहीं बायस होगी, और बायस चीज़ जो होती है, जो हमारा बायस होता है, हाँ, जो हमारा बायस होता है वो कहीं ना कहीं हमारी जो पर्पज़ है सोशल साइंसेस को, जो हमारी स्टडी का पर्पज़ है उसको कहीं ना कहीं वो करता है, डिफीट करता है। तो इस तरीके से चीज़ें काम नहीं कर सकती। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ नहीं होगा तो बायस नहीं होगा, बायस नहीं होगा तो हमारी जो स्टडी है, जो हमारी स्टडी है वो काफ़ी सही होगी। तो मतलब उसका कोई पर्पज़ होगा अच्छा सा। तो बट लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ की जो पोजीशन है ना, वो इम्पॉसिबल टू अचीव है। वो अचीव क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि हम लोग अनकॉन्शियस बायस कैरी करके चलते हैं। देयर मे एग्जिस्ट बायस दैट वन मे नॉट बी अवेयर। तो हो सकता है कि कुछ बायस हों जिनके हमें बारे में खुद ना पता हो। क्या पता हम अंदर ही अंदर हम भी किसी वैल्यू को मानते हों, उसके बारे में हमें नहीं पता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी जो स्टडी है उसको इफ़ेक्ट करेगी। And hence at such point a person can easily get into intellectual battle instead of research। तो intellectual battle होगी instead of research के। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई दो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, है ना, मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ही अंडर बायस लेकर बैठा है, तो वो अपनी उस बायस को ढूंढने निकल जाएगा, वो रिसर्च कम करेगा, जबकि वो उस रिसर्च के अंदर क्या किस चीज़ पर फोकस करेगा, अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल बैटल पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो आगे बताएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ की पोजीशन अचीव करना क्यों कठिन है? क्योंकि बायस होते हैं, और फिर व्यक्ति जब बायस को खोजने निकल जाता है, अपने अंदर की चीज़ों को खोजने निकल जाता है, तो वो इंटेलेक्चुअल बैटल्स में फंस जाता है और रिसर्च जो है वो कैरी आउट नहीं कर पाता। तो एक तरीके से जो पर्पज़ है जो हमारे रिसर्च करने का, उसकी जगह इंटेलेक्चुअल बैटल हमारे अंदर चलने लगती है कि क्या जो मैं मानता हूँ वो सही है, या फिर जो बहुत अंदर मेरी ये, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इस आइडियोलॉजी को बिलीव करता हूँ, इसको करता हूँ, ये सही है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे बायस होते हैं और उनसे इंटेलेक्चुअल बैटल होती है, और रिसर्च पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो जैसा कि ह्यूम का कोट है कि वी कैन नॉट डिड्यूस हाउ वी ऑट टू एक्ट फ्रॉम व्हाट वी बिलीव इज, एंड नॉर कैन वी डिड्यूस हाउ एनीवन एल्स ऑट टू एक्ट फ्रॉम हाउ वी बिलीव वी ऑट टू एक्ट। तो वो सीधी सी बात है, ह्यूम कहते हैं कि जिस तरीके से हम मानते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक नया आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको मान लो एक 10 रुपये का सिक्का पड़ा मिला रोड पे, है ना, चलो 10 रुपये का सिक्का नहीं, मान लो $100 का नोट पड़ा मिला, ठीक है। हम अंदर ही अंदर मानते हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ए को आप, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ, है ना, और एक दूसरा व्यक्ति है वो है अदर। आप पहली सिचुएशन लो, इस अदर को इग्नोर कर दो, ये मानो कि ये अदर तो यहाँ पे अभी है ही नहीं, आप ही हो। अब आप इंटरनली ये मानते हो कि रोड पे कोई भी चीज़ पड़ी मिले, मतलब किसी के पैसे हो, तो वो हमें किसी को दे देने चाहिए। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो कि जिसकी वजह से आप इस पैसे को अपने पास ही रख लो और आप ओनर को इसको ना लौटाओ। यहाँ पे मान लो ओनर है, आप उस ओनर को ये मनी रिटर्न ना करो, है ना। तो देखो, आप मानते तो ये हो कि ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप अपने अंदर मानते हो ऑनेस्टी इज़ अ वेरी ग्रेट वैल्यू, बट आपने 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ का जो नोट अपने पास रख लिया, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इस वैल्यू के अगेंस्ट गए, ऑनेस्टी की वैल्यू के अगेंस्ट। तो हम जो वैल्यूज़ मानते हैं उससे हम अपने एक्शंस, यानी कि जो हमने इसको अपने पास रखा ना, उसको हम लोग पता नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है, हम कंडीशंस के हिसाब से ह्यूमंस अपनी चीज़ें देखता है, हर एक ह्यूमन, नेचुरल है वो। तो हम जो वैल्यूज़ मानते हैं उससे हमारे एक्शंस डिफाइन नहीं होते। अब थोड़ी देर के लिए सेल्फ को इग्नोर करो और मान लो अदर, और तुम अब खुद को एक व्यूअर मोड में ले जाओ,
ठीक है। तो अब तुम हो सकता है ये कह दो कि नहीं, ये 100 रुपये का नोट तो वापस कर देना चाहिए, है ना, अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही करता। तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी वही करे जो आप कर रहे हो। या तो ये ओनर को लौटा देगा, या ये अदर्स यानी कि खुद के पास रख लेगा इस नोट को। इसमें आप व्यूअर हो अभी सेकंड वाले में जब मैं बात कर रहा हूँ। तो या तो ये खुद को लौटा देगा, खुद के पास रख लेगा, या फिर ओनर को लौटा देगा। अब वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे मानते हो। अगर आप ये कहो कि नहीं, मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं करता, मैं ऐसा करता, तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन कैसी है। तो ह्यूम ये कहना चाहते हैं, सीधी सी बात, कि ना तो हम अपनी वैल्यूज से खुद के बिहेवियर का पता लगा सकते, और ना खुद के बिहेवियर से हम ये कह सकते हैं कि दूसरे को भी वैसा कि वैसा बिहेवियर करना चाहिए। अब यही चीज़ सोशल साइंसेस के अंदर भी अप्लाई होती है ना। सोशल साइंसेस के अंदर कैसे अप्लाई होती है कि मान लो हम किसी सोसाइटी में गए, किसी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। जैसे हम ऊपर वाले उसमें हमने देखा, जैसे ये आया इस सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, तो ये अपनी वैल्यूज़ से ना माने, वो अपनी वैल्यूज़ को बीच में ना ले, उसका बस काम है यहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स को नोट डाउन करना, और इस सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, जो ओपिनियन है, उनको एज इज़ नोट डाउन कर ले। उसमें कोई अपना वो ना जोड़े व्यू पॉइंट कि नहीं मैं ऐसा मानता हूँ, ये ऐसा है। वो अलग चीज़ हो जाएगी। फिर वो कहीं ना कहीं हम उसको डिड्यूस कर रहे होंगे, उनको अपने पैमाने पर सही या गलत तोल रहे होंगे, जो कि हमारा काम है नहीं एक्चुअल में। तो यही अगले वाला पॉइंट है कि ओनली सोल्यूशन इज वी एक्सेप्ट थिंग एंड नोट आवर फाइंडिंग एज इज। तो पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी फाइंडिंग्स को एज इज, जैसी हमको मिलती हैं, जैसा हमें कोई चीज़ मिलती है, हमको उसको एज इज नोट कर लेना है अपनी फाइंडिंग्स में, और हमेशा अपनी इंटरनलाइज वैल्यूज़ को कभी कभी देखते रहना है कि हम ये मानते हैं, और उनको ट्रांसकेंड उनसे तभी पार पा सकते हैं जब हम उनको रिकॉग्नाइज कर लें। देखो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। पहला पार्ट तो ये है कि पहला पार्ट तो आपकी रिसर्च के लिए है, कि सबसे पहला रिसर्च में क्या करना है कि हमें जो भी मिलेगा हमें बस उसे एक्सेप्ट कर लेना है, लोगों की बातें हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और दूसरा पार्ट है कि हमें, ये जो दूसरा है वो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए है, कि खुद की जो इंटरनलाइज वैल्यू है उनको भी हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए। अच्छा, ये इंटरनलाइज वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि आपके वैल्यू कुछ थॉट्स कुछ यही हो, ये एक्चुअल में वो भी हो सकता है, सोशियोलॉजिकल मेथड भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप समझ गए होगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, कि एज इज़ जैसा कि हमें मिलता है हमें वैसे ही नोट डाउन करना है। और दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, कि कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज करते रहना है, अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग करते रहना है। फिर है ब्यूरोक्रेसी एंड पावर। आई थिंक आई विल हैव टू स्टॉप दिस वीडियो, एनीवेज कंडीशन इज ओके। ब्यूरोक्रेसी एंड पावर, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो रिसर्च अगर किसी को करनी है, अगर आपको रिसर्च करनी है, तो आपको सबसे पहले रिसर्च के लिए खुद के बाद एक और चीज़ चाहिए। आई थिंक यार ये गलत बन गया, थोड़ा इरेज कर देता हूँ उसे। तो रिसर्च के बाद हमको एक और चीज़ चाहिए होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और उसको हम लोग कहते हैं रुपी, यानी कि पैसा। अब देखो ट्रैवल करोगे, इधर उधर जाओगे, तो आपको वो पैसा चाहिए, लेकिन ये जो पैसा है ना, जो रिसर्च के लिए मनी है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास काफ़ी सही मात्रा में होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पैसा होता है, हु कुड फंड इट विद रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये रिसोर्स जब करवाती हैं तो वो खुद ही के लिए करवाती है, मतलब खुद ही के लिए करवाते हैं। उसका इनके पीछे पर्पज़ क्या होता है, दो ही पर्पज़ हो सकते हैं। पहला सेल्फ लेजिटिमाइजेशन, यानी कि अपने किसी एक्शन को लेजिटिमाइज करना। दूसरा है आइडियोलॉजिकल रीज़न, कि लेफ्ट या फिर राइट की जो आइडियोलॉजीज़ है, सो लेफ्ट वाला, लेफ्ट विंग का अगर कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं, इसको जल्दी से हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे क्योंकि इट विल बी क्वाइट लॉन्ग अगर हमने इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया तो। देखो सेल्फ लेजिटिमाइजेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम ले लें डैम, ठीक है। एक डैम जब बनता है तो हमने देखा है कि हमारी कंट्री में लोग डिस्प्लेस होते हैं, पीपल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो इस डैम के दो तरीके के एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और दूसरा है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब डैम्स का ज़्यादातर जो निर्माण है वो कौन करवाता है, वो स्टेट करवाता है ना। अब स्टेट चाहता है कि अभी इकोनॉमी को ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, स्टेट के पास चूँकि पैसा होता है, तो वो सोशियोलॉजिस्ट कोई रिसर्च को फंड करके ये दिखा सकता है कि इकोलॉजिकल बेनिफिट, इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट ज़्यादा है, और ये जो वो है डिस्प्लेसमेंट है लोगों का, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं,
और इसके सोशल बेनिफिट्स भी वो बता देंगे डैम के, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को कम डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट का कंट्रोल है एक तरीके से रिसोर्सेज के ऊपर। तो वो जो अपने जिस तरीके का पर्सपेक्टिव आपको दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। तो स्टेट क्या करेगा कि लोगों के माइंड पे अब एक रिसर्च के नाम पे एक ग्लास लगा देगा लोगों की आई पे, है ना, और उस आई में लोगों को दिखेगा कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ज़्यादा है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े से लोगों को ही तो डिस्कस करना है, लेकिन इससे पूरी कंट्री की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि स्टेट अपने डैम बनाने के एक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा है, लेजिटिमाइज कर रहा है, स्टेट लेजिटिमाइज कर रहा है इसको, है ना। तो समझ के सेल्फ लेजिटिमाइजेशन क्या होता है, मतलब इस तरीके से रिसर्च करवाई कि जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे नॉर्मल जनता को देखने में लगे कि हाँ ये ज़्यादा है, और ये जो है इनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, जो लोगों का वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट होना है। तो एक तो सेल्फ लेजिटिमाइजेशन के लिए हो गया। दूसरा हो गया आइडियोलॉजिकल रीज़न के लिए, है ना। आइडियोलॉजिकल रीज़न मान लो कि कोई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई लेफ्ट विंग की ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो रिसर्च इसलिए तो नहीं करवाएगी कि वो कैपिटलिज्म को सही प्रूव कर सके या फिर राइट विंग को सही प्रूव कर सके, वो खुद ही को उसके लिए प्रूव करवाएगी, या फिर इसलिए कि राइट विंग गलत हो जाए। और राइट विंग की अगर कोई वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो लेफ्ट विंग को गलत प्रूव करने के, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को गलत प्रूव करने के लिए वो करवाएगी रिसर्च, और खुद की आइडियोलॉजी को सही प्रूव करने के लिए। तो रिसर्च दो कारणों से करी जाती है, एक तो है सेल्फ लेजिटिमाइजेशन जैसे मैंने डैम का एग्जांपल दिया, और दूसरा है आइडियोलॉजिकल रीजंस की किसी आइडियोलॉजी को प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। अब इसके लिए क्या होता है कि जेन्युइन तरीके तो काम नहीं आएंगे, इसके लिए क्या फिर करना पड़ता है, तो सोशल साइंटिस्ट मोर कंसर्न हो जाते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है, मतलब उनके पास जो क्लाइंट आया वो किस चीज़ को हाईलाइट कराना चाहता है, उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, नए मैनिपुलेटिव मेथड्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं रिसर्च के, मतलब नए नए मेथड बनाएंगे रिसर्च के, और उनको ऐसे दिखाएंगे कि वो रिसर्च का मेथड एक जेन्युइन मेथड है, और इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक सोशल साइंस, यानी कि नौकरशाही वाली सामाजिक विज्ञान। तो क्या होगा इससे, यही होगा कि उनके एक्शंस जो हैं वो लेजिटिमाइज हो जाएंगे, या फिर आइडियोलॉजिकल रीजंस प्रूव, आइडियोलॉजिकल उनकी आइडियोलॉजी जो है वो सही हो जाएगी, सही प्रूव हो जाएगी एक और बार। लेकिन वो किससे करवाएंगे ये सब काम, वो करवाएंगे मैनिपुलेटिव मेथड से, ऐसे मैनिपुलेटिव मेथड जो जेन्युइन लगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्स कंट्रोल करता है, जो पावर कंट्रोल करता है, जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल होता है रिसोर्सेज मनी के ऊपर, उनके पास पावर होती है, तो वो क्या कभी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ग्रो करने देंगे लोगों की, क्योंकि इससे उन्हीं का ही तो वो होगा, वो सेल्फ लेजिटिमाइज नहीं कर पाएंगे खुद को, आइडियोलॉजिकल जो उनकी आइडियोलॉजी है वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, वो उनकी आइडियोलॉजी को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, ब्यूरोक्रेसी पावर जो कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेट बात यही है कि जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा दैट कंट्रोल्स द ह्यूमन सोसाइटी। तो और यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल अभी हम ही पढ़ रहे हैं, तो हमारी बुक्स में या फिर कहीं भी ऐसा हो कि हमें एक डिफरेंट तरीके से देखने के लिए ट्रेन किया जा रहा हो हमेशा सोसाइटी के अंदर, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उसकी आँख थोड़ी सी खराब है, यानी कि ये बच्चा हम हैं, और हम किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे चश्मा लगा दो। अब उसने चश्मा तो लगा दिया आँख सही करने के लिए, है ना, लेकिन उस चश्मे में उसने क्या किया कि हल्का सा ग्रीनिश कलर का इफेक्ट दे दिया। अब हम जो भी देखेंगे उस आई से, है ना, फॉर अगर हम रेड चीज़ भी देखेंगे ना उस चश्मे से, तो वो भी हमको ग्रीन से ही नज़र आएगी। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, हमें तो लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन ने बिल्कुल हमें सही चश्मा दिया है देखने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस चश्मे में कहीं ना कहीं ग्रीननेस हो, क्योंकि देखो ये चीज़ नेचुरल है, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी आइडियोलॉजी का होता है, और वो जब किसी आइडियोलॉजी का होता है तो वो उस आइडियोलॉजी को असर्ट करने की आपके ऊपर कोशिश करता है। तो ये बुक्स भी जो भी किसी ने लिखा है, तो वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी के, वो अपनी आइडियोलॉजी असर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें वो आपको एक ऐसा चश्मा भी पहना सकते हैं जो कि वैसा हो, जिसमें एक कलर डिसाइडेड हो कि आपको हर एक चीज़ उसी कलर की दिखेगी। आई थिंक मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूशन सर्टेन चीज़ से ट्रेन भी कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से हमको ये दिखा सकते हैं कि नहीं सोशियोलॉजिकल मेथड ऐसे ही है,
ये सोशियोलॉजिकल मेथड है, तो वो क्या करेंगे, जो मैनिपुलेटिव मेथड है ना उसको हमको एज अ जेन्युइन मेथड दिखाएंगे कि नहीं ये तो जेन्युइन मेथड है यार, ये मैनिपुलेटिव मेथड थोड़े है, जेन्युइन मेथड है। सो इस तरीके से भी चीज़ें काम करती हैं। तो इसीलिए अब इससे जो हम लोग देखो, अब इसको तो हम लोग वो कर नहीं सकते, जो पावर को कंट्रोल करता है, जो इसको कंट्रोल करता है, वो ही एक्चुअल में एंड में सोसाइटी जो रिसर्च करवा सकता है, उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, हम लोग सेल्फ क्वेश्चनिंग से हमेशा खुद की उसको, हमारे मेथड्स हैं जो रिसर्च करने के या फिर जो भी हमारा है हम मानते हैं चीज़ें, उसकी सेल्फ क्वेश्चनिंग तो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, हम भी उस तरीके से चीज़ें सोच पाएंगे जिस तरीके से सोची जानी चाहिए, मतलब एक राइट तरीका जो होता है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी हम तभी ला पाएंगे अपने अंदर जब हम सेल्फ क्वेश्चनिंग करेंगे, और सेल्फ क्वेश्चनिंग में जो हमारे इंस्टीट्यूशन ने भी अगर हमें कुछ सिखाया है तो हमें उसको भी क्वेश्चन करना है। सो ये तो मैं बता ही चुका। देखो सोशल साइंसेस क्या था कि पब्लिकली रेस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज होना चाहिए था, यानी कि पब्लिक के लिए होना चाहिए था। एक्सप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है कि ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका इन द सेंस यही है कि इसको पब्लिक के यूज़ के लिए होना चाहिए था। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक पर्पज़ के लिए जब इसका यूज़ होता है तो इसके इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल स्कोप कम हो जाते हैं, सोशियोलॉजी या फिर किसी भी डायमेंशन का जब ब्यूरोक्रेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। देखो जो भी डिसिप्लिन है उनका एट द एंड पर्पज़ क्या है, उसका एट द एंड नॉलेज, इंटेलेक्ट है व्यक्ति के अंदर, है ना। अब वो खुद के डिसीजंस को गाइड कर सके, ये हर एक उसका पर्पज़ है डिसिप्लिन का। लेकिन जब इनका ब्यूरोक्रेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो ये इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल स्कोप दोनों को ख़त्म कर देता है उस डिसिप्लिन का। यानी कि उस डिसिप्लिन से फिर ह्यूमंस के लिए कुछ ऐसा निकल के नहीं आता जो कि इम्पोर्टेंट हो, जो कि उनके उनके लिए वास्तव में हम कह सकें कि एक तरीके से अच्छा हो। द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज थस काउंटर प्रोडक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। वही ऊपर वाला पॉइंट है, एज अगेंस्ट सोशल जस्टिस। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा हो स्टेट जो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट हो, लेकिन वो हमको पैसा देकर या फिर जो भी हमारी रिसर्च को फंड कर कर उसके विपरीत हमको ये कह दे कि नहीं ये काम तो अच्छा है, तो वो चीज़ अगेंस्ट सोशल जस्टिस हो जाएगी। और एक तरीके से देखा जाए तो जब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होगी तो एक सोसाइटी की ग्रोथ नहीं होगी, सोसाइटी की ग्रोथ जब नहीं होगी तो वो भी सोशल जस्टिस के अगेंस्ट ही जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस मतलब ब्यूरोक्रेसी एंड पावर वाले में हमने क्या पढ़ा कि देखो प्रॉब्लम्स तो हैं, तो प्रॉब्लम्स को दूर करने का, देखो पावर की प्रॉब्लम को तो हम दूर नहीं कर सकते ना, रिसोर्सेज की, उसको तो हम एक ही तरीके से, या तो हमारे पास खुद रिसोर्सेज हो इंडिविजुअल रिसर्च करने के, दूसरा बस हम खुद की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और खुद जो हमें ट्रेन किया गया है जिस तरीके से चीज़ों को दिखाने में, जिस तरीके से रिसर्च करने में, हम उसको क्वेश्चन करके थोड़ा और बेटर बना सकते हैं, खुद को एक बेटर व्यक्ति बना सकते हो। एट द एंड हो सकता है हम सोसाइटी को भी कुछ दे पाए। और इसमें यही है कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि जो सत्य खोजने की ग्रोथ है उसका काउंटर प्रोडक्टिव होता है और सोशल जस्टिस के भी अगेंस्ट होता है। और क्या करता है, फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल स्कोप जो होता है, जो सोसाइटी को कुछ अच्छा निकल के आना था या फिर तुम्हारे खुद के लिए कुछ अच्छा निकल के आना था, उसको कम कर देता है ब्यूरोक्रेटिक पर्पज़ के लिए साइंसेस का यूज़। तो उनको कैसा होना चाहिए साइंसेस को, पब्लिकली रेस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए, फॉर द गुड ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे आ जाते हैं मिल्स का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि देखो हिस्ट्री, मिल्स कहते हैं हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो पहले तो हमने अभी सोसाइटी में सोशियोलॉजी में प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, हमारी पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हमारा ब्यूरोक्रेसी, पावर और मेथड की भी प्रॉब्लम है ना। वो मेथड की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, लेकिन एक हिस्ट्री की भी प्रॉब्लम है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। देखो हिस्ट्री क्या करती है, डेप्थ देती है किसी भी टॉपिक को, रिक्वायर्ड डेप्थ, यानी कि अगर तुमको किसी चीज़ को समझना है तो कहीं ना कहीं इसका पास्ट तो समझना ही पड़ेगा ना। कल आज जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कल से रिलेट करके हो रहे हैं। आज जो इवेंट्स है ना प्रेजेंट के, है ना, उनका पास्ट इवेंट से कुछ ना कुछ रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आज जो प्रेजेंट में हमारी गवर्नमेंट है उसका पास्ट इलेक्शन से कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना, तो आपको उस इलेक्शन को भी तो समझना पड़ेगा, अगर इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्या समझना है, क्या उन्होंने वादे किए थे, क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी टू एंड प्रोवाइड अ बैकड्रॉप टू करेंट सोशल सिचुएशन। तो आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमारे पास हिस्ट्री की डिटेल होना जरूरी है, जिससे कि डेप्थ आती है हमारे एनालिसिस के अंदर। और यहीं पे किसका काम आता है, द वर्क ऑफ हिस्टोरियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना ये करेक्ट होने चाहिए,
है ना। रिकॉर्ड्स जो हैं वो सही तरीके से रखे जाने चाहिए और हिस्टोरिकल फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए, यानी कि सही हिस्टोरिकल फैक्ट और रिकॉर्ड होने चाहिए। लाइक एनी अदर सोशल साइंटिस्ट द हिस्टोरियन में हिमसेल्फ भी सर्विंग एन आइडियोलॉजी और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एंड में डिस्टॉर्ट द फैक्ट, वो भी सही बात है। और दूसरा है कि कोई कंपेरेटिव स्टडी करता है, ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो होते हैं जो दूसरे पार्ट को जब स्टडी करते हैं तो कंपेरेटिव हो जाते हैं, जैसे कि यूरोपियन टेबलर मुगल पीरियड में होते हैं। चलो दोनों का एग्जांपल देखते हैं और फिर इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते हैं। पहली चीज़ थी हमारा टास्क एंड करेक्शनेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो हम इसको बात कर रहे हैं। ओके हाँ, तो पहला था हमारा कि हिस्टोरियन का वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी है हम सब ने कि हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक लेफ़्ट बायस देखने को मिलता है। देखो चीज़ों को एक्सेप्ट करने एक अलग बात होती है, हो सकता है आप ना मानते हो, आपका देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो। तो जैसे एक हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है ना, तो वो भी एक सोशल साइंस ही तो है, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम होगी। हो सकता है जो हिस्टोरियन है वो किसी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हो तो एक लेफ्ट बायस प्रमोट करे, है ना। अगर राइट विंग को सपोर्ट कर रहा है तो एक राइट बायस प्रमोट करे हिस्ट्री के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखो हिस्ट्री भी बायस से गुजर सकती है, और जब ये बायस हिस्ट्री में कंबाइन होते हैं, है ना, जब ये जो बायस है यानी कि जो पहले से हमारे अवधारणा है ये जो हिस्ट्री के साथ कंबाइन होती है तो निकल के आते हैं डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो गलत होते हैं, है ना। अब हम अगर इसी डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के ऊपर कोई सोशियोलॉजिस्ट किसी सोसाइटी की हिस्ट्री को इसी डिस्टॉर्शन के ऊपर समझता है, इसी के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस करता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, वो एक फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि एक गलत अंडरस्टैंडिंग होगी हिस्ट्री के अंदर। उसके सोशियोलॉजिकल एनालिसिस जो उस व्यक्ति का होगा वो सही नहीं होगा। तो हो और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हिस्टोरियन था ना, ये हिस्टोरियन किसी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा था, आइडियोलॉजी या फिर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के लिए। तो देखो कहीं ना कहीं देखो हिस्ट्री ने भी फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया और फैक्ट के डिस्टॉर्शन से एक फ्लॉड हमारी सोशियोलॉजिकल रिसर्च बन गई। तो हिस्टोरियन का भी काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है। दूसरा है जो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप फ्रेंच ट्रैवल एक फ्रांसिस बर्नियर, मैं आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनका जब आप वो पढ़ोगे ना, मुग़ल एरा में जब वो यहाँ पे आए थे, मुग़ल एरा में जब वो यहाँ पर देखने आया कि कैसे चीज़ें हैं, तो वो हमेशा क्या करता था, यहाँ की कंडीशन को यानी कि इंडिया की कंडीशन को कंपेयर करता रहता था यूरोप की कंडीशन से। अब हर कोई व्यक्ति के अंदर अपनी नेटिव लैंड के लिए प्रेम होता है, तो और ये बिल्कुल संभव है कि वो यूरोप को बड़ा दिखाने के लिए इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके अपनी पुस्तक में लिखे, यानी कि इंडिया को जानबूझकर लोअर दिखाया जाए। तो जब ऐसी कंपेरेटिव हिस्ट्री होती है, जब हिस्टोरियन कंपेयर करने लग जाता है, तब भी उसमें कहीं ना कहीं एक हमारे पास ये खतरा बना रहता है कि यस देयर मे एग्जिस्ट बायस, यानी कि हो सकता है कि इसने जो हिस्ट्री लिखी हो वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हो, और वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई हिस्ट्री, यानी कि सब्जेक्टिविटी। जैसा कि हमें सोसाइटी में क्यों, सोशियोलॉजी में या फिर किसी भी डिसिप्लिन में हमें ऑब्जेक्टिविटी पे इतना ध्यान देने के लिए क्यों कहा जाता है, यानी कि प्रूफ का, और सब्जेक्टिविटी को गलत कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब्जेक्टिविटी से फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग बनती है और ऑब्जेक्टिविटी से सही अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो आई होप यूज़ ऑफ हिस्ट्री समझ में आ गया होगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, है ना। तो दो ही तरीके हैं, या तो वो किसी आइडियोलॉजी को सर्च कर रहा हो या फिर वो कंपेरेटिव हो जाता है। तो वो हो सकता है कि अपने जो जिसको बड़ा मानता हो उसके लिए फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है एक हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन का भी काम बहुत इंपॉर्टेंस का होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक सोशियोलॉजी रियलिटी को कैसे देखती है। तो देखो इसमें पहला है मिल्स का ह्यूमन वेराइटी और दूसरा है बॉमेंस का वैल्यूज एंड एक्शन। तो मिल्स का ह्यूमन वेराइटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो मिल्स कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव puts all societies on same scale in terms of value and grade them in structural terms like complexity and demography। नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ, सिंपल चीज़ है। मिल्स कहता है कि देखो
तुम 6-7 सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हो, मान लो हम 3 सोसाइटी को स्टडी करने जा रहे हैं, 1 2 3। इस सोसाइटी की है वैल्यू 1, यानी कि इस सोसाइटी के लोग कुछ सर्टेन चीज़ों को मानते हैं, वैल्यू 2, वैल्यू 3। फिर इस सोसाइटी के अंदर रिलेशन है कॉम्प्लेक्स 1, यानी कि रिलेशंस का सेट, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है। और डेमोग्राफी आप समझते हो कि डेमोग्राफिक डेटा, यानी कि पॉपुलेशन का डेटा, उसको हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं करेंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट का काम है कि वो इनको तो करे इग्नोर, वो सोसाइटी को इनके बेसिस पे कंपेयर नहीं करेगा, वो सोसाइटी को किसके बेसिस पे कंपेयर करेगा, C1 C2 C3, यानी कि उनके इंस्टीट्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, ना कि V1 V2 V3 वैल्यूज़ के बेसिस पे वो सोसाइटी को कंपेयर नहीं करेगा। तो उसका टास्क यही है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी और उसके ऊपर कंपेयर करे, ना कि वैल्यूज़ के ऊपर किसी सोसाइटी को कंपेयर करे। तो आप समझ गए ना कि कैसे हमें सोशियोलॉजी का रिसर्च करनी है, हमको वैल्यूज़ इग्नोर करना है किसी सोसाइटी का, यानी कि उस पर हम ये मानेंगे ये एक ही स्केल पर है ना। ये सब मतलब हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए काम का क्या है, वैसे हैं काम के, लेकिन उनको हमें इसके बेसिस पे ग्रेड नहीं करना है सोसाइटी को। हमको C1 C2 कॉम्प्लेक्सिटी और डेमोग्राफी जैसे स्ट्रक्चरल टर्म्स पे वो करना है। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट मानते हैं। मतलब बहुत सारे सोशियोलॉजी के अंदर व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि मात्र जो फैमिली मैरिज ऐसे इंस्टीट्यूशन है उन्हीं को हम सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है सोशल स्ट्रक्चर की, जो हमारी बुक में दी गई है, वो यही है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन ईच परफॉर्म, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि फंक्शन ईच परफॉर्म करता है। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग मैरिज के इंस्टीट्यूशन को भी ले सकते हैं, हम लोग फैमिली के इंस्टीट्यूशन को भी ले सकते हैं, हम लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन को, हर एक इंस्टीट्यूशन को इसमें कंबाइन कर सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि एट द एंड ह्यूमंस लिव इन सोसाइटी, और उनकी जो वो है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के, उन्हीं को सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। तो देखो कॉन्टेम्प्ररी सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल स्टेट। और पॉलिटिकल स्टेट क्यों है, क्योंकि ये जो है डोमिनेट्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और वो सही बात भी है, वेरियस एक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, न्यू आर्ट बोर्ड एक्ट्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। ये सब क्या है, ये स्टेट्स के टूल है। तो ये कहीं ना कहीं आजकल हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और हर एक एस्पेक्ट को इफेक्ट करते हैं। हम जो लॉज फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, तो ये बहुत ही जो पॉलिटिकल है इंस्टीट्यूशन, वो आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले ये कौन सा इंस्टीट्यूशन था, पहले ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो आज के टाइम पे हम लोग सोसाइटी को इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तरीके से ही देखते हैं। इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी सोशियोलॉजिस्ट आल्सो वर्क विद, तो आप समझ गए ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आज बस ये याद रखो कि कोई पूछे कॉन्टेम्परेरी टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इट्स पॉलिटिकल स्टेट। मतलब सबसे ज़्यादा हम जिसके टर्म्स में सोसाइटी को देखते हैं। तो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हम लोग इकोनॉमिस्ट की भी हेल्प लेते हैं, है ना, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, लेते ही हैं। और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में तो आजकल बहुत ही कॉन्करेंट चीज़ें भी हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। अब देखो जब इतने सारे डिसिप्लिन का घालमेल होता है ना, आपस में मिलते हैं, तो पहले के टाइम में क्या था, लोग डिसिप्लिन में स्ट्रिक्टनेस रखते थे काफ़ी। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का डिसिप्लिन, ये साइकोलॉजी का डिसिप्लिन है माइंड। साइकोलॉजी का डिसिप्लिन माइंड तक ही रहेगा, जैसे ही ये सोल पे आएगा तो ये साइकोलॉजी का डिसिप्लिन नहीं रहेगा, या फिर जैसे ये ट्रुथ की खोज पे आएगा साइकोलॉजी, तो वो फिलॉसफी बन जाएगा, साइकोलॉजी नहीं रहेगा। तो पहले के टाइम में ये काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से डिफाइंड था। बट आज के टाइम में क्या है कि ये जो फ्लूइडिटी है ना, ये जो रेस्ट्रिक्टनेस है डिसिप्लिन की, ये हो रही है कम। और आज के टाइम में बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है कि डिसिप्लिन एक दूसरे को ओवरराइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के, ये साइकोलॉजी फिलॉसफी में घुस जाता है, फिलॉसफी के अंदर इकोनॉमी भी आ जाता है ना, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी भी फिर उसी के साथ चल देता है, पॉलिटिक्स भी उसी में आ जाती है,
हिस्ट्री भी उसमें आ जाती है। तो आजकल डिसिप्लिन खुद को ओवरराइड करते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले डिसिप्लिन के अंदर एक स्ट्रिक्ट जो था वो डिफरेंस देखने को मिलता था। अब ऐसा नहीं है कि ये सब एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर ओवरराइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसएग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, और ये डिसएग्रीमेंट का हर एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन में रेस्पेक्ट कर रहा है। देखो ये हमको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि कल को जब हम रिसर्च करेंगे तो हमको इकोनॉमिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इन सब की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और डिसएग्रीमेंट भी होंगे हमारे उनके। तो वो डिसएग्रीमेंट है, लेकिन हमको हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ऑल डिसिप्लिन जो है वो खुद के एक तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनेशन किसी और तरीके से हुआ था, इकोनॉमी किसी और तरीके से आगे बढ़ी, साइकोलॉजी की तो खैर हिस्ट्री ही अलग है। पहले साइकोलॉजी उसको माना जाता था, माइंड की अंडरस्टैंडिंग को। अब साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट और डिसिप्लिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑरिजिन होते हैं। तो हमें हर एक डिसिप्लिन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही हमारे उस डिसिप्लिन के बीच में डिसएग्रीमेंट हो सर्टेन डेफिनेशंस को लेकर। और आज के टाइम पे तो इंक्रीजिंग, जैसे मैंने बताया, अब तो डिसिप्लिन ओवर राइडिंग की एक्सेप्टेंस भी काफ़ी बढ़ गई है, और आजकल ये भी माना जाता है कि डिसिप्लिन ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी किया है, जो कि काफ़ी सही बात है। अब आ जाते हैं वोमेन के वैल्यूज़ एंड एक्शन पे। देखो वोमेन का कहना है कि सोर्स ऑफ वैल्यूज़, मतलब वैल्यू के सोर्स दो होते हैं। एक है कल्चर, जो हमारा कल्चर है उससे लेकर के आते हैं, 12th क्लास की सोशियोलॉजी में पढ़ा था, वो 11th की सोशियोलॉजी में आया था ये। और फिर है रिसीव्ड विजडम, यानी कि जो हमें जनरेशन से विजडम मिली है। विजडम की बात है जैसे ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ट्रुथ इज़ गुड, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इस तरीके से वैल्यूज़ के सोर्स हैं कल्चर, यानी कि हमारे जैसे फेस्टिवल्स है वो भी कहीं ना कहीं हमें कुछ वैल्यू सिखाते हैं, टुगेदरनेस की, इस टाइप की चीज़ों की। और रिसीव्ड विजडम, जो विजडम होती है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ना, वो अब बॉमन कहते हैं इन वैल्यूज़ के चेंज पे, कि ये कुछ एक्सटेंट तक तो चेंज हो सकते हैं, हाँ ठीक है वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, लेकिन सोशल इंटरेक्शन के साथ, लेकिन कुछ कोर वैल्यूज़ हमेशा की बनी रहती हैं। और इन कोर वैल्यूज़ को ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कहते हैं, जो कि अगली सोसाइटी में डिस्कवर कर हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसको देखो अभी, द चेंज इन वैल्यू अफेक्ट्स द, तो ये चेंज इन वैल्यू से क्या होता है, वैल्यू चेंज होगी तो किसी व्यक्ति की क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जैसे कि ये बुक में भी दिया गया है ये एग्जाम्पल। हमारे लाइफ के गोल्स चेंज होते आ जाते हैं वैल्यू चेंज होने से। फॉर एग्जाम्पल, पहले हो सकता है कि किसी की वैल्यू हो कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, फिर बाद में उसकी वैल्यू हो गई हो वेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से। अब देखो ये किस तरीके से हमारे लाइफ के गोल्स को अचीव करेगा। पहला केस ले लेते हैं, ठीक है, इस पेज को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एनीवेज मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। आई डोंट वांट टू यूज़ इट। हाँ ओके, बना रहने दो उसको, देखते हैं बाद में। ये नया मैंने ऐप इंस्टॉल किया ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सकें, $8-10 का आया था। हाँ तो ब्लैक, हाँ ऊपर का पार्ट। देखो केस 1 में क्या हो सकता है कि पहले व्यक्ति की वैल्यू थी कि एजुकेशन जो है ना वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी वैल्यू थी कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो एक टीचर भी, वो लाइफ में क्या बनना चाहेगा, एक ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज हो। तो वो नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, और इन द एंड वो टीचर बनने में भी खुश है कि हाँ चलो ठीक है मैं एक टीचर बन जाऊँगा। लेकिन फिर उस पर्सन की वैल्यू बदल गई वेल्थ में, कि वेल्थ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको क्या चाहिए, अब उसको चाहिए मनी। और वो मनी किससे आएगा, वो फिर बिजनेस करेगा या फिर कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि उसको, जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिले। तो ये जो वैल्यूज़ चेंज हुई एजुकेशन से, वेल्थ के चेंज को लोग तो मानते हैं छोटा, लेकिन जो फिर उससे जो गोल चेंज हुए टीचर से बिजनेसमैन, तो अब उसको टीचर बनने के लिए कुछ अलग स्टेप्स फॉलो करने थे, बिजनेसमैन बनने के कुछ अलग स्टेप्स फॉलो करने, तो वो स्टेप्स ही क्या होते हैं, उन स्टेप्स को ही हम लोग कहते हैं एक्शंस। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि वैल्यूज़ कैसे एक्शंस को डिफाइन करते हैं।
तो वैल्यूज़ कैसे एक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर उसको टीचर बनना है तो वो हो सकता है कुछ और बुक्स पढ़ेगा, एडिशनल नॉलेज लेगा, ये सब करेगा। और उसे बिजनेसमैन बनना है तो ही विल सिंपली डाइव इनटू द बिजनेस एंड स्टडी व्हाट्स ओवर देयर। तो समझ गए ना कि लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ चेंज हो। कुछ कोर वैल्यूज़ जो होती है ना वो हमेशा वैसी ही रहती हैं, सोशल इंटरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती, जिनको हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कहते हैं, जो कि आगे स्लाइड में आएंगी। अब देखो ये जो वैल्यू में चेंज है ना वो लेजिटिमेसी ऑफ सोर्स पर डिपेंड करता है कि जिस चीज़ को देख के उसकी वैल्यू में चेंज आया। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ वेल्थ की तरफ जो चेंज आया उसमें वो किस सोर्स से आया, क्या उसने किसी बिजनेसमैन को देखा वहाँ से उसमें ये चेंज आया। तो ये जो चेंज है ये अगर होगा कि नहीं होगा, एजुकेशन से किसी व्यक्ति की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से एक्विजिशन ऑफ वेल्थ में चेंज होगी या नहीं होगी, ये या फिर एक्विजिशन ऑफ वेल्थ से एजुकेशन में चेंज होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जिस सोर्स से इस वैल्यू को ले रहा है उसकी लेजिटिमेसी कितनी है, वो सोर्स कितना लेजिटिमेट है। फॉर एग्जांपल एक टीचर की जो लेजिटिमेसी है ना वो अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा होती है, और लेजिटिमेसी सोसाइटी ही देती है किसी भी सोर्स को। कैसे देती है समझते हैं। एक और आर्ट वर्क यहाँ पे ले लेते हैं। ओके तो अ, हम लोग समझ रहे थे कि वैल्यूज़ कैसे उससे आती हैं, लेजिटिमेसी ऑफ सोर्स कैसे सोसाइटी डिसाइड करती है। एक तरफ हम मान लेते हैं टीचर को, एक टीचर है ठीक है। एक तरफ मान लेते हैं कि एक अनएजुकेटेड पर्सन है, यंग पर्सन है, तो इसमें हम लगा देते हैं वाई। और एक तरफ मान लेते हैं कि अनएजुकेटेड ओल्ड पर्सन है ठीक है। तो सबसे पहला अब सोसाइटी की वैल्यूज़ पर डिफाइन करता है कि लेजिटिमेसी ऑफ सोर्स कितनी होगी। अगर सोसाइटी नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती है तो हो सकता है कि टीचर जो है वो इस अनएजुकेटेड व्यक्ति से ज़्यादा लेजिटिमेसी रखता हो किसी भी सोसाइटी के अंदर। लेकिन कोई सोसाइटी अगर बुकिश नॉलेज को या फिर उसको छोड़ के प्रैक्टिकल लाइफ की स्ट्रगल्स को देखता है तो डेफिनेटली इस व्यक्ति की जो वो होगी, जो इस व्यक्ति की जो नॉलेज होगी उसको, इस व्यक्ति की जो लेजिटिमेसी होगी वो सोसाइटी में थर्ड नंबर, यानी ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, यानी कि सबसे टॉप की लेजिटिमेसी होगी। इसकी लेजिटिमेसी सेकंड नंबर की होगी और इसकी लेजिटिमेसी फर्स्ट नंबर की होगी। तो समझ गए ना कि सोसाइटी कैसे लेजिटिमेसी विड्रॉ कर वो करती है कि सोसाइटी की खुद की वैल्यूज़ है। अगर सोसाइटी लाइफ को एक्सपीरियंस इसको ज़्यादा मानती है तो परफेक्टली ये जो ओल्ड अनएजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि उसने लाइफ की स्ट्रगल्स को जिया है, ही हैड लिव हिज लाइफ विद स्ट्रगल्स, उसने देखा है कि लाइफ में एक्चुअल में चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी है 3 नंबर। यानी कि सबसे ज़्यादा लेजिटिमेसी उसकी है, फिर लेजिटिमेसी है टीचर की, और फिर लेजिटिमेसी है एक अनएजुकेटेड पर्सन की। और उससे भी कम लेजिटिमेसी हम मान सकते हैं कि कोई शराब पी के कोई बात बोल रहा है तो उसकी और भी कम लेजिटिमेसी होगी। तो समझ गए एक्विजिशन ऑफ वेल्थ जो है ना वो एजुकेशन में चेंज होगा या फिर एजुकेशन एक्विजिशन ऑफ वेल्थ में चेंज होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन लेजिटिमेसी ऑफ द सोर्स। और लेजिटिमेसी ऑफ द सोर्स किसके द्वारा दी जाती है, सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी क्या मानती है। ओके अब ख़त्म ही होने वाला, कल यहीं पे आके मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था अचानक से। सोशियोलॉजी एंड रियलिटी, हाँ तो बॉमेन सेक्शन। तो अब देखो वैल्यूज़ 2 टाइप की होती हैं, एक है ट्रेडिशनल वैल्यूज़, दूसरी है रेसेंट वैल्यू। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यानी कि दीज आर टाइम टेस्टेड, इनको इन्होंने समय के उसको प्रहारों को सहा है, ये समय के साथ खड़ी रह गई। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनने चेंजिंग टाइम्स में भी फर्म ग्राउंड रखा, यानी कि समय जब चल रहा था वॉर के टाइम पे भी बहुत ही फर्म ग्राउंड रखा। इन वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़। और इनकी जो लेजिटिमेसी है ना वो रिसेंट जो नई नई वैल्यूज़ आई हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होगी। दे हैव टू प्रूव देयर लेजिटिमेसी। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम कास्ट का ले सकते हैं, है ना। कास्ट, तो कास्ट एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन तो अब इतना नहीं है, कास्ट एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हम मानते हैं। प्राइवेटली यानी कि प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे मैरिज के इंस्टीट्यूशन में हो गया। तो इंटर कास्ट मैरिज जो है वो सही है, ये है एक रिसेंट वैल्यू। कैसी है ये वैल्यू, रिसेंट। और ये गलत है, ये है एक ट्रेडिशनल वैल्यू। अब ये ट्रेडिशनल वैल्यू क्यों है, क्योंकि इस वैल्यू ने
टाइम के टेस्ट को सहा है। ये टाइम में खड़ी रही है वैल्यू, कभी भी चेंजिंग टाइम में बदली नहीं, भले ही कितना भी बुरा समय आ गया हो, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस हमेशा कम हुई है ना। ये सच है, क्योंकि हम हमारे पास डेटा है और आज भी हम जनरली भी देखते हैं। और ये जो वैल्यू है ना कि ये सही है, ये रीसेंट टाइम की वैल्यू है, इसको खुद को प्रूफ करना है, इसको खुद को प्रूफ नहीं करना है। और इसको प्रूफ कर, तो ये जो है ये है ऑलरेडी एक लेजिटिमेट सोर्स। ये इसकी लेजिटिमेसी जो है ना, अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये 2 है और इसकी लेजिटिमेसी 1 है। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल वैल्यू है ये आसानी से चेंज नहीं होगी। ये रीसेंट वैल्यू हो भी सकता है आसानी से चेंज हो जाए, लेकिन ये रीसेंट वैल्यू कभी ना कभी हो सकता है ये भी एक ट्रेडिशनल वैल्यू बन जाए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो समझे। लेकिन अब ये जो रीसेंट है ना, अब इन में आपस में जो चेंज होता है ना वो अथॉरिटी के ऊपर बेस होता है। तो मैक्स वीवर भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उनके अनुसार 3 तरीके की अथॉरिटीज़ होती हैं: ट्रेडिशनल अथॉरिटी, चार्मिस्टिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। तीनों को पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी यानी कि टाइम टेस्टेड अथॉरिटी, जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमारी सोसाइटी के अंदर जो होते हैं, तो वो टाइम टेस्टेड अथॉरिटी है। ठीक है, उनकी जो कही हुई बातें हैं, जो उनकी वो हमें बताते हैं, वो टाइम टेस्टेड चीज़ें होती हैं, है ना। तो उनकी अथॉरिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग क्या है, ये हमेशा जहाँ तक है ट्रेडिशनल लोग हमेशा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फोर्ज करके चलते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आर ग्रेट, है ना। मान लो कि बड़े लोग होंगे, जो बूढ़े लोग होंगे, वो हमेशा ये मान के चलेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज गलत है ना। जो कि जनरली होता है यार, वी शुड एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटीज़। तो दीज आर टाइम टेस्टेड अथॉरिटीज़। फिर आती हैं दूसरी अथॉरिटीज़ यानी कि चार्मिस्टिक। फॉर एग्जांपल, किसी ग्रुप के लिए बॉलीवुड स्टार एक चार्मिस्टिक अथॉरिटी हो सकते हैं, और वो उनके करिश्मा होता है और वो न्यू वैल्यूज़ को सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वुमेन्स राइट हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट होने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, वुमेन्स राइट आर नाउ गेट एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी वेरी इजीली, मतलब इन अर्बन सोसाइटी। तो ये जो चार्मिस्टिक सोसाइटी लोग हैं, ये नई वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कौन करा सकता है? देखो, ट्रेडिशनल लोग तो हमेशा ट्रेडिशनल वैल्यू को इन्फोर्स करेंगे, बहुत ही कम चांसेस है कि वो नई वैल्यूज़ को इन्फोर्स करें। नई वैल्यूज़ को 2 ही लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, पहला है चार्मिस्टिक। तो ये लोग क्या करते हैं, तो जैसे मैं बात कर रहा था वुमेन्स राइट की, वुमेन्स राइट का रिकॉग्निशन इन हायर सोसाइटीज़ यानी कि अर्बन सोसाइटीज़, तो वो काफ़ी अब रिकॉग्नाइज होने लगा है। ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं घर का ही काम करें, वो बाहर भी काम कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज होने लगी। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं पहले एक ऊंची सोसाइटी में, जैसे बॉलीवुड ने हमारे इस प्रमोट किया, मूवीज़ ने प्रमोट किया इस चीज़ को, धीमे धीमे अब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अभी बात की बात है। हमें तो बस इस पर ध्यान देना कि हाँ, फिर वो धीमे धीमे जो करिश्मा वाले लोग थे, यानी कि जिनका एक चार्म था सोसाइटी के अंदर, जिनके पास कुछ सेलिब्रिटी टाइप के लोग थे, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो न्यू वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवा सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो 2 टाइप की अथॉरिटीज़ पढ़ ली, लीगल पढ़ ली, लीगल अथॉरिटी क्या होती है, और चार्मिस्टिक अथॉरिटी भी पढ़ ली। अब आते तीसरी, सॉरी ट्रेडिशनल और चार्मिस्टिक पढ़ ली, अब है लीगल रेशनल। लीगल रेशनल यानी कि ऐसी अथॉरिटीज़ जिनके लीगल राइट्स होते हैं एंड लेजिटिमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, person proves his ability to be a judge, but once he becomes a judge, his opinion is the final authority। बिल्कुल सही बात है। इसको हम लोग जल्दी से एक और नया स्लाइड लेकर समझ लेते हैं तीनों टाइप की अथॉरिटी को। ओल्ड पर्सन इन अ सोसाइटी आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, है ना, और ये हमेशा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। फिर होते हैं चार्मिस्टिक लोग, जैसे कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स हो गए, सेलेब्स हो गए, सेलेब्स कहते हैं ना आजकल इन्हें, सेलेब्स, है ना। तो वो चाहे ट्रेडिशनल भी करा सकते हैं और वो रीसेंट वाली वैल्यूज़ करा सकते हैं, जो कि जिसमें से कोई ज़्यादा रीसेंट वाली वैल्यूज़ कराते हैं, तो वो रीसेंट वैल्यू को सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। फिर आता है एक लीगल रेशनल वैल्यू। लीगल रेशनल वैल्यू यानी कि कोई मान लो एक्ट है ना, लीगल रेशनल अथॉरिटी, जैसे कि हमारा जैसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट था, जो डाउरी का एक्ट था,
जो हमारा डोरी यानी कि दहेज प्रथा का जो एक्ट था, तो वो क्या है, वो एक टाइप है लीगल अथॉरिटी का। तो उसकी काफ़ी अथॉरिटी है, क्योंकि उसको इनेक्ट करने वालों ने पहले अपने समाज के ऊपर कमांड को सिद्ध किया, फिर उसके बाद उस चीज़ वो इनेक्ट किया पार्लियामेंट से। तो ऑल अपर, तो ट्रेडिशनल, चार्मिस्टिक एंड लीगल रेशनल, ये तीन टाइप की अथॉरिटी होती है। लीगल रेशनल यानी कि जिनके पास लीगल अधिकार होता है, जैसे कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, जजेस, पुलिस, आर्म फोर्सेस, इस टाइप की अथॉरिटी। तो आप लोग समझ गए मैक्स वीवर ने तीन टाइप की अथॉरिटी का है। ट्रेडिशनल यानी कि जो जिनकी अथॉरिटी टाइम टेस्टेड होती है। फिर आती है चार्मिस्टिक, जो कि न्यू वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और उनकी अथॉरिटी का सोर्स होता है करिश्मा यानी कि उनकी फैन फॉलोइंग। फिर होता है लीगल रेशनल, जिनकी अथॉरिटी का सोर्स होता है द पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, और पॉलिटिकल सोवरेनिटी का सोर्स होता है द यूज़ ऑफ आर्म फोर्सेस टू इन्फोर्स इट्स ओन विल। तो हैज़ लीगल राइट्स, ये पॉलिटिकल साइंस का केस हो जाएगा। लेकिन हाँ, आजकल जैसे डिसिप्लिन में मैंने कहा कि जैसे बहुत सारी एक्सेप्टेंस भी है। तो लीगल रेशनल यानी कि जिनके पास लीगल राइट्स होता है एक अथॉरिटी बनने का, जैसे कि जज। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन देता है तो वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री वैलिड होता है, तो वो एक लीगल रेशनल अथॉरिटी है। तो ऑल अपर थ्री आर एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट एंड ऑफनली ओवरलैप्स ईच अदर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये जो तीन ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं ये बस हमारे एनालिटिक्स के लिए है। एक्चुअल सोसाइटी में ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। आई होप यार समझ में आ गया होगा। तो सोशियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन तो हम समझ ही चुके, और साथ में मैंने समझा दिया सोसाइटी एंड रियलिटी। इसमें ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैरायटी भी समझ में आ गया होगा, वैल्यूज एंड एक्शन भी समझ में आ गया, यूज़ ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक एथॉस भी समझ में आ ही गया होगा। तो जहाँ तक है सब समझ में आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो करवा देंगे। देखो वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, 2 दिन से नोट्स नहीं दे पाया। अगली वीडियो ट्यूसडे को आ जानी चाहिए, आ तो जानी चाहिए। ये यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ओपन विद्या पे @ओपन विद्या सर्च कर सकते हो, और नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाय।